हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को अम्ल क्षारक के बारे में बताया था, उनकी पहचान कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल क्षारक के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो आप देखेंगे कि जो अम्ल होता है वो अम्ल धातु के साथ यदि क्रिया करता है तो क्या बनाता है। जो अम्ल होंगे धातु के साथ क्रिया करेंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे। तो अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित हो जाता है। यानी कि किसी भी धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो वहां पे हाइड्रोजन परमाणु जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में जो होता है यहाँ पर विस्थापित हो जाता है। आपने पहले लेसन में जब विस्थापन क्रिया पढ़ी होगी और वहां पे आपने देखा होगा कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसकी जगह खुद ले लेते हैं। इसी तरह से जो धातु होगी वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगी, इस वजह से वो हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह खुद ले लेती है। तो इस अपक्रिया में देखिए क्या बनता है कि धातु और जो आपका अम्ल है आपस में जब अपक्रिया करते हैं तो यहाँ पर लवण बनता है और साथ में H2 जो होता है यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। जैसे यदि हम लोग ले लेते हैं Zn, जिंक की अपक्रिया हम लोग HCl से कराते हैं तो ये बन जाएगा आपका ZnCl प्लस H2। ठीक है, इसको संतुलित कर दीजिए। यानी कि यहाँ हमने जिंक की अपक्रिया जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की, इसका नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका यहाँ पे निर्माण क्या हुआ, जिंक क्लोराइड, ये जो है आपका एक लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो यहां से मुक्त होगी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जो अम्ल होगा आपका धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण, CO2 गैस और H2O का जो है निर्माण करते हैं। यदि हम लोग लेते हैं जैसे Na2CO3, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसकी अगर हम लोग अपक्रिया करा देते हैं HCl से, तो इस कंडीशन में जो है यहां पर आपका बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2, यानी कि हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो आपका लवण है, इसको थोड़ा हम लोग संतुलित कर लेते हैं। Na2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Cl यहाँ से डैमेज हुआ तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां पे जो है आपका ऑक्सीजन 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, अब सही है। तो जो अम्ल होगा धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जब अपक्रिया करेगा तो लवण, CO2 और H2O का जो है निर्माण करेगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट जो है जब HCl से अपक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो ये आपका एक लवण है साथ में CO2 मुक्त होता है और H2O। ठीक है, इसी तरह से यदि हम लोग बात करते हैं कि अम्ल का जो है बाइकार्बोनेट के धातु के बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो अम्ल क्या बनाता है, तो सेम इसी तरह से लवण और CO2 और H2O का जो है निर्माण होगा। अगर हम लोग धातु के बाइकार्बोनेट के Na2SCO3, ये जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको बोल सकते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी जब अपक्रिया हम HCl से कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का जो यहाँ पर निर्माण, यानी कि लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल का निर्माण होगा। ठीक है, ये थोड़ा इसको संतुलित कर लीजिए, AQ ये गैस हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा। अब यदि जो यहाँ पर CO2 गैस जो प्राप्त होती है, अगर इसका उपयोग हम लोग चूने के पानी में करें यानी कि CaOH का होल प्राइज, यदि इसमें हम लोग CO2 गैस यानी CO2 गैस को जो है चूने के पानी में यदि हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि
CaCO3 का निर्माण होगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। और यदि इसकी मात्रा और बढ़ा दी जाए यहाँ पर, तो यदि इसकी मात्रा CO2 की मात्रा को और बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे इसका देखिए श्वेत अवक्षेप बनेगा, श्वेत अवक्षेप बनेगा। मात्रा को और बढ़ाने पर जो है थोड़ा ये गाढ़ा हो जाता है CaCO3, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और जिसका उपयोग जैसे खड़िया बनाने के लिए, संगमरमर बनाने के लिए और चूना पत्थर का निर्माण इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं कि अम्ल तथा धात्विक ऑक्साइड जो होता है आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे जो अम्ल होता है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का जो है निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करेगा। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं H2SO4 और उसकी हम लोग अब क्रिया करा देते हैं CuO से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो धातु का ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, उसे क्षारकीय ऑक्साइड भी बोला जाता है धातु के ऑक्साइड को। इसलिए जैसे हम लोग अम्ल और क्षारक को आपस में क्रिया कराते हैं, जिसको उदासीनीकरण कहते हैं, उस सब क्रिया में भी लवण और जल का निर्माण होता है। सेम उसी कंडीशन की तरह से यहाँ पर भी जो है अम्ल और धातु की ऑक्साइड जो आपस में क्रिया करके लवण और जल का यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो H2SO4 का CO से जब क्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा आपका CuSO4 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे मुक्त होगी। ये आपका हो गया कॉपर सल्फाइड, जो हो गया आपका लवण हो गया। इसी तरह से हम लोग यदि H2SO4 की क्रिया करा देते हैं ZnO से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ZnSO4 का निर्माण होगा और साथ में जो है H2 गैस मुक्त होगी। ठीक है, यानी कि अम्ल और धातु ऑक्साइड आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो धातु का ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय होती है।